Good afternoon, my dear students. How are you all? I hope you will be fine. Today I will discuss chapter 2 history 12th class kings, farmers and towns. हम इस चैप्टर में बेटा धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। कल हमने कुछ पढ़ा था, आज हम कुछ पढ़ेंगे और अब मैं जो कल और आज पढ़ा था हमने उसके बारे में आपको एक समरी देती हूँ। ठीक है, समरी बता देती हूँ कि कैसे कैसे इस चैप्टर में हम आगे आगे बढ़े। अब देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था कि कैसे हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है डिक्लाइन होने के बाद नया पीरियड हमारे आता है, ऋग्वैदिक पीरियड आता है। उसके बाद हमने देखा बेटा कि किस तरीके से अर्ली स्टेट मतलब कुछ नए नए जो है स्टेट हमारे सामने आते हैं। और सबसे पहले हमारे सामने जो आता है बेटा वो है 16th महाजनपद, आज जिसको हम क्या बोलेंगे महाजनपद। 16 महाजनपद आते हैं और उनमें से कैसे कैसे वो महाजनपद में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, बाद में कौन जो है बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है, कौन हाई लेवल तक चला जाता है। ठीक है, इसमें हम साइड में देखेंगे एक बॉक्स में लिखा हुआ है बेटा इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। इंस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं अभिलेख। और पुराने टाइम में एंशिएंट टाइम में क्या होता था बेटा कि कुछ भी हार्ड सरफेस पे अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। जैसे इसमें लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल और पोट्री। ठीक है, किसी भी हार्ड सरफेस पे अगर कुछ भी लिखा हुआ मिलता है उसको बोलते हैं बेटा इंस्क्रिप्शन। और ज्यादातर हमारे को किसके मिलते हैं, अशोका के मिलते हैं। अब यहाँ पर हम महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि महाजनपद में की जो इन्फॉर्मेशन है हमारे को वो बुद्धिस्ट के बारे में मिलता है, जैनिज्म के बारे में मिलता है और जितने भी हमारे कुछ और जो हिस्टोरिकल से संबंधित, कुछ हमारे संस्कृत से संबंधित भी लिटरेरी वर्क मिलता है, वहां पर भी इनके बारे में पता लगता है। अब ये बताया गया है कि जो महाजनपद है वहां पर किंग जो है रूल करते थे, मतलब शासन करते थे। जितने भी महाजनपद थे कितने थे 16 में से कुछ में किंग राजा बनते थे, मतलब शासन संभालते थे। कुछ में बेटा जो है एक वर्ड आता है ओलिगार्ची। क्या आता है ओलिगार्ची? इसका मतलब होता है कि कुछ नंबर ऑफ मैन, कहीं पर तो राजा शासन करते हैं और कहीं पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है मिलकर वो शासन करते हैं। यहाँ पर हमने इसके अलग अलग बारे में पढ़ा है। जो बुद्धिस्ट हैं वो भी इससे संबंधित थे, किससे, जो यहाँ पर महाजनपद में कुछ गण और संघास के बारे में, गण और संघास के बारे में बात की गई, उसके बारे में हमारे बुद्धिस्ट हैं और जैनिज्म है वो भी इसमें बिलीव करते हैं। अब ये कहना चाहता है बेटा हमारा ये बुक वाले क्या कहना चाहते हैं कि जो ये महाजनपद हैं हैड ए कैपिटल सिटी, उनके पास खुद की, जितने भी महाजनपद थे उनकी अपनी एक कैपिटल थी। जैसे अपने हरियाणा के एक कैपिटल है, हमारे इंडिया की अपनी एक कैपिटल। इस तरीके से पुराने टाइम में भी जो महाजनपद थे इनके पास अपनी एक कैपिटल होती थी। जैसे भी कैपिटल थी, वो कैपिटल क्या थी बेटा, फोर्टिफाइड थी, किलेबंदी कर रखी थी। और उस फोर्टिफाइड कैपिटल को मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसकी थी, आर्मी की थी। ठीक है, उसके बाद आगे हमने देखा कि हमारा एक मैप है, यहाँ पर मैप में हमने देखा कि कितने कितने कौन कौन से साइट है यहाँ पर है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा कि कुछ जो है ब्राह्मण्स हैं वो कुछ धर्मशास्त्र से संबंधित कुछ ग्रंथ लिखते हैं और उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये राजा ये काम करेगा, राजा से टैक्स लेगा, राजा रेवेन्यू से संबंधित काम करेगा, राजा जो है अपने जो एरिया से बाहर होकर काम नहीं करेगा। ऐसा किस में लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। अब देखो बेटा, राजा जो है हमारे यहाँ पर जो टैक्सेस लेता है वो कल्टीवेटर से लेता है, मतलब फार्मर से लेता है, ट्रेडर से लेता है, मतलब जो बिजनेसमैन है उनसे लेता है, और आर्टिसंस का मतलब क्राफ्ट्समैन से लेता है, इन सब से लेता है। क्या वो जो पेस्ट्रोलिस्ट टाइप्स घूमने वाले होते हैं उनसे भी टैक्स लेता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन धीरे धीरे बताया गया है कि किस तरीके से राजा जो है गरीब हो अमीर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स जो सबसे कलेक्ट करते थे। ठीक है बेटा, उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट अमंगस द 16 में से जो मगध है वो सबसे पावरफुल होता है। यहाँ पर मगध के बारे में बात की गई कि मगध जो है धीरे धीरे किस प्रकार से पावरफुल हो जाता है। अब मगध के पावरफुल होने के पीछे जो रीजन है वो सबसे पहले क्या है बेटा, मगध वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव। एग्रीकल्चर जो मगध का था वो बहुत अच्छा था, इस वजह से एग्रीकल्चर की वजह से। दूसरा है बेटा आयरन माइंस, उसकी जो कुछ लोहे की खदानें थी उससे क्या करते थे कि जो हमारे टूल्स होते थे, वेपन्स होते थे, उस टाइम पे वो बहुत इजीली बन जाते थे। सेकेंड हम कह सकते हैं कि एलिफेंट्स एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द आर्मीज। इस चैप्टर में बताया गया है कि जो मगध साम्राज्य था वहां पे जंगल बहुत ज्यादा थे, फॉरेस्ट एरिया ज्यादा था, एलिफेंट वहां पर मिलते थे और एलिफेंट जो है आर्मी के लिए एक मेजर कंपोनेंट बन गए थे। इस तरीके से हमने देखा कि मगध जो है एक शक्तिशाली पावरफुल एम्पायर के रूप में उभर कर सामने आता है। लेकिन कुछ राइटर ऐसे मानते हैं कि मगध अपनी एग्रीकल्चर की वजह से या माइन की वजह से नहीं, बल्कि वहां पर कुछ
अच्छे किंग, एम्बिशियस किंग होते हैं, उनकी वजह से मगध जो है वहां पर अच्छा शासन, अपना मैनेजमेंट देखता है। अब उनमें बिंबिसारा है बेटा, बिंबिसार बोलते हैं जिसको अजात शत्रु है, और ये महाजनपद, ये क्या बोलते हैं इसको, महापद्मानंद, जो महापद्मानंद है ये पावरफुल किंग होते हैं। ये अपने आसपास के एरिया में अपनी डोमिनेंसी दिखाते हैं और इस प्रकार से मगध का डेवलपमेंट करते हैं। अब यहाँ पर बेटा बात की गई है मगध की जो कैपिटल है, पहले राजगृह थी, बाद में किस में चेंज हो जाती है, पाटलिपुत्र में चेंज हो जाती है। अब देखते हैं हम आगे एन अर्ली एम्पायर। अब मगध एम्पायर के साथ साथ और देखो बेटा मगध तो हो ही रहा है, मगध तो डेवलपमेंट हो ही रहा है। मगध क्या एक महाजनपद है, कहते हैं इसके साथ साथ एक मौर्यन एम्पायर भी हमारे सामने आता है। मगध के साथ साथ बेटा मौर्यन एम्पायर भी हमारे सामने आता है, और मौर्यन एम्पायर का जो फाउंडर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का बताया गया है कि उसने अपने आसपास अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक सारा एरिया पर कंट्रोल कर रखा था। मतलब इंडिया में उसका ज्यादा कंट्रोल नहीं था, पूरे इंडिया में जो है ये मौर्यन एम्पायर नहीं स्प्रेड हुआ, लेकिन अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ एरिया से लेकर कुछ इंडिया में ये फैला हुआ था। अब इसमें बताया गया है कि जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका जो ग्रैंडसन है अशोका, वो भी एक बहुत अच्छा किंग था, और उसने जो है कलिंगा, आज के दिन जो उड़ीसा है, उसको विजय कर लिया था। ठीक है बेटा। अब साइड में कुछ एक बॉक्स में हमारे को दे रखा है कि जो लैंग्वेजेस हैं और जो स्क्रिप्ट्स हैं उसे क्या कहते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। देखो बेटा जितने भी अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं वहां पर लैंग्वेज यूज हुई है प्राकृत। कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, प्राकृत। ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जो नॉर्थ वेस्ट में जो जितने भी मिले हैं वहां पर लैंग्वेज यूज हुई है अरमाइक और ग्रीक। ध्यान से देखो, अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन है वो अपनी लैंग्वेज यूज करता है प्राकृत, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में मिले हैं वहां पे लैंग्वेज यूज हुई है अरमाइक और कौन सी बेटा, ग्रीक। अब मोस्ट प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब जो प्राकृत जो हमारी लैंग्वेज है बेटा वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, वो लिखी गई है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। और जो नॉर्थ वेस्ट वाले हैं बेटा उसमें लिखा हुआ है खरोष्टी। जो नॉर्थ ईस्ट वाले मिले हैं जिसमें दूसरी लैंग्वेज यूज हुई थी अरमाइक और ग्रीक, वहां पर जो स्क्रिप्ट यूज हुई है वो है बेटा खरोष्टी। इस प्रकार से हमने देखा कि अरमाइक और जो ग्रीक स्क्रिप्ट है वो कहाँ पर हुई है, अफगानिस्तान में। आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, जितने भी लेख हैं, वहां पर प्राकृत लैंग्वेज यूज हुई है, और अगर स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो ब्राह्मी। कौन सी, ब्राह्मी। और जो नॉर्थ वेस्ट में जो मिला है वहां पे लैंग्वेज बेटा दो अलग अलग यूज हुई है, अरमाइक और दूसरी है हमारी ग्रीक, और जो स्क्रिप्ट यूज हुई है वो है हमारी खरोष्टी। इतना आपको याद रखना है। अब हमने देखा कि किस प्रकार से मौर्य एम्पायर जो है किसकी ग्रोथ के साथ साथ मगधा की ग्रोथ के साथ साथ बाहर आता है। इसके फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनका आसपास के एरिया पर काफी कंट्रोल था, वहां पर शासन कैसे निभाएंगे अब हम देखेंगे, और अशोक के बारे में थोड़ी सी बात की है। अब नेक्स्ट में इसी में लिखा हुआ है बेटा कि फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यस। मौर्यस के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य जो है बहुत इंडिया में, पूरे इंडिया में तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ये फैला हुआ था। अब हमने देखा कि जो हमारी हिस्टोरियंस है बेटा उनके वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैं किसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसको, हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर को। अब वो क्या देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल जो फाइंड्स होते हैं वहां से लगा लेते हैं। दूसरा यह है कि बेटा मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी, उसमें कुछ सोर्सेज से पता लगा। और हमारी दूसरी बुक है बेटा ये क्या बोलते हैं इसको, अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य ने या चाणक्य ने लिखी, इससे पता लगता है हमारे को मौर्यन एम्पायर के बारे में। और कुछ बेटा हमारे पास बुद्धिज्म से संबंधित, जैनिज्म से संबंधित पौराणिक लिटरेचर, उनसे भी हमारे को किसके बारे में पता लगता है बेटा, मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है। अब वो बताते हैं कि कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन भी है अशोका के जिससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है। इस तरीके से हमने देखा बेटा अशोका खुद एक ऐसा मोस्ट पावरफुल रूलर है जो बाकी रूलर से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बेटा उसने वो पहला किंग है जिसने अपने मैसेज को अपनी पब्लिक तक या अपने जो आसपास के जो ऑफिसर थे उनको पहुंचाने के लिए स्टोन पे या पुलिस के पिलर पे उन्होंने कुछ न कुछ खुदवाया था, जिसको क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। एक वर्ड आता है बेटा यहाँ पे धम्मा है, धम। इसका मतलब ये है कि हमें उन सभी के प्रति, अपने एल्डर्स के प्रति रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, और ब्राह्मण्स के प्रति रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, और जिन्होंने इस संसार को त्याग दिया है, मतलब जो साधु संत बन गए हैं, संसार के सारे सुख को त्याग दिया है, उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब हम चैप्टर में देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ एम्पायर भी किस प्रकार से, ये तो हमने उसका बेसिक देखा। अब देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसी थी वहां पर। अब यहाँ पर बताया गया है कि बेटा मौर्यन साम्राज्य को 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर में इसको डिवाइड कर दिया गया था। अब फर्स्ट देखो बेटा जो पाटलिपुत्र एक है, सेकंड है हमारा है तक्षशिला, नेक्स्ट है बेटा उज्जैनी, फिर तोसाली है, और फिर स्वर्णगिरी। इस तरीके से मौर्यन एम्पायर को 5 जो है मेजर पॉलिटिकल सेंटर में डिवाइड कर दिया गया था।
अब देखो बेटा यहाँ पर अभी ऐसा कभी हो सकता है कि 5 एम्पायर में हमने डिवाइड कर दिया और सब में एक जैसा ही शासन चले, एक जैसा ही रूल चले, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो बेटा कुछ तो हमारे वहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, कुछ हमारे इंडिया में नीचे आ जाओ साउथ में आंध्र प्रदेश तक है। क्या एक जैसा शासन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ तो देखो बिल्कुल पहाड़ियों में और कुछ क्या है वाटर के चारों तरफ एरिया है। तो इस तरीके से दिखाया गया कि एक जैसा प्रशासन होना हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ऐसा हमारे हिस्टोरियंस कहते हैं। अभी सवर्णगिरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर वो कहते हैं कि बेटा ये उस टाइम पे गोल्ड माइंस के लिए क्या था, फेमस था, यूज होता था। अब हमने देखा बेटा इसी चैप्टर में कि जो हमारी कमेटीज या कह सकते हैं इसमें जो 5 टाइप्स में मैं इसको डिवाइड कर रखा था, कुछ यहाँ पर इसकी कमेटीज बनाई गई हैं। जो फर्स्ट कमेटी है वो क्या क्या देखती है उसके बारे में देख लो एक बार। देखो बेटा जो फर्स्ट कमेटी है हमारी वो देखती है किसको, आर्मी को। फर्स्ट कमेटी जो है बेटा आर्मी या नेवी को देखती है। सेकंड वाले किसको देखती है, ट्रांसपोर्ट को देखती है। प्रोविजंस होता है बेटा फूड वगैरह को देखती है, ठीक है। थर्ड है बेटा हमारे रिस्पॉन्सिबल द फूड सोल्जर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ है बेटा हॉर्सेस को देखती है। और लास्ट वाले है बेटा किसको देखती है, एलिफेंट को देखती है। इस तरीके से मौर्यन एम्पायर में बेटा 5 टाइप्स की जो कमेटी बनाई गई है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट थे, उनको ध्यान से देखते हैं। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर, एम्पायर हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट था। ऐसा नहीं है, जब हिस्टोरियन ने देखा कि भारत जैसे देश में इतना बड़ा एम्पायर है तो उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, उनके लिए अमेजिंग था, उनके हैरान करने वाला था कि भारत जैसे देश में इतना बड़ा एम्पायर हो सकता है। उनको मतलब काफी हैरानी हुई थी इस तरह का एम्पायर देखकर, क्योंकि उस टाइम पे बेटा इंडिया जो है कि कॉलोनियल था, या ये कह सकते हो कि ब्रिटेन का गुलाम था। इस तरीके से हमने देखा कि मौर्यन एम्पायर जो है काफी समय तो नहीं, लगभग 150 ईयर्स तक जो वहां पर डेवलप होता है। लेकिन इसकी जो मेन या कह सकते हैं कमी जो कह सकते हैं वो क्या है कि ये पूरे इंडिया में नहीं फैला, और 150 ईयर्स के बाद इसको एक लॉन्ग पीरियड नहीं कहते, इसका डिक्लाइन हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में बेटा पढ़ेंगे हम जो न्यू नेशन ऑफ द किंगशिप है, नए 3 टाइप्स ऑफ ट्राइब आ जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके।